हेलो एवरीवन, नमस्कार। एक बार फिर स्वागत है आप सभी का लोधा जी क्लासेस के बीए प्लेटफॉर्म पर। बीए फर्स्ट ईयर में पॉलिटिकल साइंस के अंतर्गत भारतीय राजनीतिक विचारकों वाली सीरीज हमारी दोस्तों कंटिन्यू चल रही थी, जिसमें कि आज हम बात करेंगे दोस्तों कौटिल्य पर। ठीक है ना। तो प्रमुख भारतीय विचारक, जो भारतीय विचारक है दोस्तों, उस सीरीज को हमने कंटिन्यू किया है। तो उसमें एक सेशन हमारा इसमें हो चुका है, लेक्चर नंबर 1 हो चुका है, जिसमें हमने मनु के विचारों पर चर्चा की थी। उसी प्रकार से दोस्तों उसी को कंटिन्यू करते हुए आज हम जो है कौटिल्य के विचारों पर चर्चा करेंगे। इनसे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखने का प्रयास करेंगे, जो कि अति लघुत्री प्रकृति के होंगे। और इन सेशनों के कंप्लीट होते ही दोस्तों हमारी डिटेल क्लासेस कंटिन्यू हो जाएगी। इसी प्रकार से एक सेशन मनु पर होगा, फिर दूसरा सेशन कौटिल्य पर होगा, फिर तीसरा सेशन शुक्र पर होगा। इसी प्रकार से सभी सेशन कंटिन्यू होंगे। बस ये है कि अब ये जो सीरीज है आपकी, ये 2 पार्ट में आपको मिलने वाली है। एक पार्ट में आपको शॉर्ट प्रकृति के क्वेश्चन आंसर में मिलेगी, और दूसरे पार्ट में डिटेल क्लासेस के रूप में मिलेगी, जिसमें लॉन्ग प्रकृति के आंसर क्वेश्चनों का आंसर मिलेगा। क्लियर है। चलिए शुरुआत करते हैं अपने सेशन की दोस्तों। शुरुआत करते हैं, छोटे छोटे सेशन है, ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आती इसमें। जो क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, जो समझने योग्य है, उन पर हम विशेष फोकस करते हैं। जो एकदम इजी होते हैं उनको जो है फॉरवर्ड करते हुए आगे बढ़ जाते हैं। चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं अपने सेशन की। और शुरुआत करें उससे पहले भी मैं आप लोगों को बता दूं, चूंकि आप फर्स्ट ईयर में हैं, बीए फर्स्ट, सेकंड और थर्ड तीनों ईयर की दोस्तों लगभग कंप्लीट सभी सब्जेक्टों की क्लासेस हम इसी प्लेटफॉर्म पर, यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर ही आप लोगों के लिए ले रहे हैं। अर्थात कि अगर आप बीए फर्स्ट ईयर में हैं तो निश्चिंत होकर के आप स्टडी कर सकते हैं। बीए थर्ड ईयर तक हम आपके साथ में रहेंगे। ठीक है ना। चलिए शुरुआत करते हैं। और बीए थर्ड ईयर के बाद भी अगर आप किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करना चाहें तो दोस्तों आपके लिए एक बार प्लेटफॉर्म चेंज करना है। दूसरा प्लेटफॉर्म यूट्यूब अन्य प्लेटफॉर्म है, जिसका नाम है प्रज्ञान हिंदी। वहां पर आप लोगों के लिए मैं प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी जो है लेक्चर के साथ साथ विद नोट्स निःशुल्क रूप से बिना किसी फीस लिए आप लोगों की वहां अच्छे से तैयारी करवा रहा हूं। आप चाहें तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है प्रज्ञान हिंदी की, वहां से उसे ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं अपना सेशन आज का। आज के सेशन में लगभग हम दोस्तों वही 20 के समथिंग कुछ क्वेश्चनों पर डिस्कस करेंगे, जिसमें आज हमारे क्वेश्चन होंगे लगभग 18 के समथिंग कुछ क्वेश्चन है। तो इन्हीं 18 क्वेश्चनों का आंसर जो है हम इस स्लाइड में देखने का प्रयास करेंगे। जहां जहां पर समझने की आवश्यकता होगी उसे हम जो है क्लियर करते हुए चलेंगे, और जिस क्वेश्चन को समझने की आवश्यकता नहीं होगी उसे हम फॉरवर्ड करते हुए आगे बढ़ जाएंगे, जिससे कि हमारा सेशन अनावश्यक रूप से लंबा ना हो। ठीक है। चलिए सबसे पहला क्वेश्चन है, कौटिल्य की तुलना कौन से पाश्चात्य अर्थात प्राचीन विचारक के साथ की जाती है? तो कौटिल्य की तुलना जो है दोस्तों, कौटिल्य की तुलना कौन से पाश्चात्य प्राचीन यूरोपीय जो विचारक है उनके साथ की जाती है दोस्तों? तो हर कोई जानता है मैकियावेली साहब के साथ में इनकी तुलना की जाती है। मतलब भारत के मैकियावेली जो है कौटिल्य को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, अर्थशास्त्र की पांडुलिपि। पांडुलिपि जो थी अर्थशास्त्र की, उसको इकट्ठा किसने किया था? इकट्ठा किसने किया था? तो वो श्याम शास्त्री जी ने, डॉक्टर श्याम शास्त्री ने इकट्ठा किया था। अगला क्वेश्चन है, कौटिल्य द्वारा अमात्यों के लिए कुछ परीक्षाओं की व्यवस्था की थी। कौटिल्य ने कहा था कि जो अमात्य अर्थात मंत्री जो होते हैं दोस्तों, प्रधानमंत्री जिसे बोला जाता वही अमात्य होता था। तो उनको नियुक्त करने के लिए उन्हें कौन सी परीक्षाओं से गुजरना पड़ेगा? तो इस प्रकार से कौटिल्य ने उनके लिए दोस्तों, उनके लिए कुछ परीक्षाओं का बंदोबस्त किया था, जिसमें पहली परीक्षा है धर्मोपधा। धर्मोपधा अर्थात कि धर्म को लेकर के, धर्म से संबंधित परीक्षा उनकी ली जाएगी। अगली होगी कामोपधा। कामोपधा अर्थात स्त्री समागम, अर्थात कि इस जो उनकी काम भावना होती है उससे भी उस व्यक्ति को परे होना चाहिए। तीसरी परीक्षा होती है अर्थोपदा, अर्थात धन का लोभ उसको नहीं होना चाहिए। चौथा भयोपदा, भय से भयभीत नहीं होना चाहिए। इस प्रकार का जो व्यक्ति इन परीक्षाओं को पास कर लेगा वही अमात्य बनने की जो है क्षमता रखता है, या कहें कि कौशल रखता है, और उसी को अमात्य के रूप में नियुक्त किया जा सकता है। ये कौटिल्य के अपने शब्द थे। अगला प्रश्न है, अंतरराज्य संबंधों के निर्वाह हेतु, अंतरराज्य संबंधों अर्थात की विदेश नीति की दोस्तों यहां पर बात हो रही है। इनके लिए 4 उपाय कौटिल्य ने बताए थे। तो क्या बताया था? अंतरराज्य संबंधों के कार्यों को का निर्वहन करने के लिए आपको साम दाम दंड भेद, जिस भी वस्तु की, जिस भी हथियार की आवश्यकता लगे आप उसका इस्तेमाल कर सकते हो, बिल्कुल फ्री हो सकते हो इस चीज को लेकर के। ठीक है ना। तो ये जो है दोस्तों कौटिल्य ने ये 4 शब्द दिए थे अंतरराज्य संबंधों के निर्वाह करने के लिए। ठीक है, साम दाम दंड भेद। नेक्स्ट है, कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में कितनी प्रकार की विधाएं बताई है? कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में कितनी प्रकार की विधाएं बताई है? आप सभी जानते हैं 4 प्रकार की। कौन कौन सी है? आन्वीक्षी, त्रयी, वार्ता, और लास्ट है दोस्तों दंड नीति। तो आन्वीक्षी की, त्रयी, वार्ता और दंड नीति।
ये टर्में थोड़ा सा जब पहली बार आप पढ़ते हैं ना तो थोड़ा सा परेशान कर सकती है, लेकिन यही नहीं टर्मों को बस थोड़ा सा एक दो बार अगर आप देख लेंगे, अभी दो चार बार अपने मुंह से इनका प्रोनाउंसिएशन निकाल देंगे, तो जब आप इनकी डिटेल क्लासेस में इनका जो है डिटेल समझेंगे, पूरा विस्तार समझेंगे, तो उस वक्त आपको ये टर्म जो है एक व्यवहारिक सी लगने लगेगी और आपको ये फिर ये परेशान नहीं करेगी। ठीक है ना। तो इसलिए दोस्तों इसी कारण से ये छोटा सा सेशन लिया गया है आप लोगों के लिए, ताकि आप इस सब्जेक्ट की, इस विषय की विशेष टर्मिनोलॉजियों से परिचित हो जाए, जिससे कि राजनीति विज्ञान आपके मस्तिष्क में कंप्लीट रूप से प्रवेश कर जाए और आपको जो है बिल्कुल भी कठिनाई ना हो इसको करते हुए। ठीक है, चलिए इसी के साथ अगला प्रश्न है, कौटिल्य के अनुसार राज्य का प्रमुख उद्देश्य क्या है। अब कौटिल्य के अनुसार राज्य का वही प्रमुख उद्देश्य है दोस्तों जो कि वर्तमान में राज्यों के उद्देश्य होते हैं। शांति सुरक्षा व्यवस्था को बनाए रखना, देश का राज्य का विकास करना, जनता का आर्थिक विकास करना, उसका नैतिक उत्थान करना, यही राज्य का प्रमुख उद्देश्य होता है। और यही उद्देश्य जो है कौटिल्य ने भी जो है एक राज्य के लिए बताया है। क्लियर है। चलिए अगला प्रश्न दोस्तों, प्रश्न नंबर 7 है, कौटिल्य के अनुसार दंड के कितने प्रकार बताए गए हैं। दंड के कितने प्रकार हैं दोस्तों, तो दंड के 3 प्रकार विशेषकर कौटिल्य ने बताए हैं। कौन कौन से दंड दोस्तों, शारीरिक दंड जिसमें सजा दी जाती है, आर्थिक दंड जिसमें आर्थिक रूप से जो है दंडित किया जाता है, और कारावास का दंड जिसमें कारावास की सजा दी जाती है। तो 3 प्रकार के दंडों की यहां पर व्यवस्था कौटिल्य ने की थी। ठीक है, अगला है दूत। दूत अर्थात राजनयिक, ये तो समझते दोस्तों आप, दूत है ना। तो कौटिल्य द्वारा वर्णित दूतों की श्रेणियां या कौटिल्य द्वारा वर्णित राजनयिकों के प्रकार कि एक राज्य में कितने प्रकार के राजनयिक या दूत हो सकते हैं, कितने प्रकार बताए हैं उनके। दोस्तों कौटिल्य ने जो है 3 श्रेणियां बताई है। कौन कौन सी, निःश्रेष्ठार्थ और परिमितार्थ और शासनहर, 3 श्रेणियां विशेषकर यहां बताई है। ये तो देखिए दोस्तों ये थोड़े से टिपिकल आप लोगों को इसलिए पढ़ जाते हैं ये शब्द क्योंकि हम लाइफ में पहली बार इनको पढ़ते हैं, पहली बार हम इनको पढ़ते हैं। अब कौटिल्य के जो है देखिए, जैसे यहाँ पर राजदूतों की बात हो रही है, तो कौटिल्य के राजदूतों का नाम कुछ श्रेणियां अलग होगी, मनु की अलग होगी, वहीं शुक्र की बात करेंगे तो उनकी अलग होगी, और जब हम प्लेटो अरस्तु की बात करते हैं तो उनके शब्द कुछ और होते हैं। तो एक तरह से जब हम प्राचीन इतिहास को पढ़ते हैं तो उस प्राचीन इतिहास के समय में जो टर्म हमको परेशान करती है, उसी प्रकार से दोस्तों यहाँ पर कुछ प्राचीन विचारकों को पढ़ते हुए भी कुछ टर्में हमें परेशान कर सकती है। तो इसीलिए मैं फिर से वही बात दोहराऊंगा आप लोगों के लिए कि इनको आप अगर कोई टर्म ऐसी है जो आपको परेशान करे तो उसे 4-5 बार अपने मुंह से बोल लीजिए, बार बार उसको पढ़ लीजिए, फिर आपको वो परेशान नहीं करेगी। जैसे कि ये 3 स्टेप या ये 3 प्रकार दूतों के, पर ये जो 3 प्रकार है दोस्तों, निःश्रेष्ठार्थ, परिमितार्थ, शासनहर, तो ये जो है दोस्तों आपका कौटिल्य के अनुसार दिए गए राजनयिक है। लेकिन जब आप शुक्र की बात करेंगे तो उनके नाम कुछ अलग होंगे, इसलिए इनमें थोड़ी सी आपको सावधानी रखने की आवश्यकता है। क्लियर है। और ये सावधानी दोस्तों आपको ऑब्जेक्टिव में रखने की ज्यादा जरूरत पड़ेगी, वहां पर आप गलती कर सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, कौटिल्य के अनुसार राज्य के 7 अंग कौन से हैं। 7 अंग, कौटिल्य के अनुसार राज्य के 7 अंग कौन से हैं। आपको याद है दोस्तों लास्ट सेशन में हमने मनु के सप्तांग सिद्धांत की बात की थी, वो सप्तांग सिद्धांत के तत्वों पर बात की थी हमने, तो उसमें जो तत्व थे सप्तांग सिद्धांत के, वही सप्तांग सिद्धांत के तत्व ही कौटिल्य के जो है राज्य के 7 अंग है। ठीक है, स्वामी, स्वामी राजा को स्वामी कहा गया है। अमात्य, अमात्य जो कि प्रधानमंत्री होता है। जनपद, मंत्रियों, दुर्ग, किले, कोष, दंड, मित्र, ये 7 अंग राज्य के होते हैं। ठीक है ना। तो कौटिल्य के अनुसार राज्य का प्रमुख उद्देश्य, क्वेश्चन रिपीट हुआ है, माफ करना मिसप्रिंट हो गया, क्वेश्चन रिपीट हुआ, राज्य के प्रमुख उद्देश्य हम इस पर डिस्कस कर चुके हैं। अगला प्रश्न है, कौटिल्य के अनुसार या कहे कि कौटिल्य ने राजा को स्वामी का नाम क्यों दिया है। कौटिल्य ने राजा को स्वामी का नाम क्यों दिया है। अब देखिए यहाँ पर लास्ट सेशन में हमने मनु का भी यही क्वेश्चन देखा था, हमने व्यवहारिक रूप से बात करके देखी थी कि मनु के अनुसार मनु ने भी राजा को क्या स्वामी कहा था, अपने सप्तांग सिद्धांत के अनुसार उन्होंने स्वामी कहा था। तो स्वामी क्यों कहा था, तो उन्होंने इसलिए कहा था कि देवीय सिद्धांत से प्रभावित होने के कारण। लेकिन कौटिल्य की जब हम बात करें तो कौटिल्य ने राजा को स्वामी इसलिए कहा है क्योंकि उनका राज्य में सबसे प्रमुख स्थान होता है, राजा का सबसे प्रमुख स्थान होता है, और यही प्रमुखता दिखाने के लिए ही राजा को स्वामी का नाम दिया गया है। क्लियर है।
चलिए, तो अगला प्रश्न पर बात करेंगे। धर्म अर्थशास्त्र के कितने अधिकरण हैं और उनमें युद्ध से संबंधित कितने हैं दोस्तों? तो अधिकरण से संबंधित 15 टोटल अधिकरण है, जिनमें से 9 डायरेक्टली अर्थात प्रत्यक्ष रूप से युद्ध से संबंधित है। क्लियर? अर्थशास्त्र में कौटिल्य द्वारा वर्णित न्यायालयों के प्रकार। तो अर्थशास्त्र में कौटिल्य ने कौन कौन से न्यायालयों का वर्णन किया है? 2 प्रकार के न्यायालय दोस्तों, दीवानी न्यायालय और फौजदारी न्यायालय। दीवानी न्यायालय को क्या बोला गया है? वहां पर धर्म स्थीय नाम दिया गया दीवानी न्यायालय को। बस इतना सा याद रखना आपको। 2 न्यायालय की बात की है कौटिल्य ने, दीवानी और फौजदारी, ठीक है, सिविल और क्रिमिनल। तो जो दीवानी न्यायालय है, दीवानी न्यायालय को उनने दीवानी न्यायालय ना बोलते, उन्हें क्या बोला? दीवानी न्यायालय ये वर्तमान का नाम है यार, है ना, ये प्राचीन समय की बात हो रही है। तो उस समय में कौटिल्य ने दीवानी न्यायालय को धर्मस्थीय नाम दिया था, और वहीं जो फौजदारी न्यायालय है उसको कंटक शोधन नाम दिया था। ओके दोस्त, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है इसमें, कौटिल्य की षणगुण नीति। कौटिल्य की जो षणगुण नीति थी उसके 6 तत्व आप लोगों को बताने हैं। पहला है संधि, दूसरा है विग्रह, यान, आसन, संश्रय और द्वैधी भाव। अब इनका थोड़ा सा अर्थ आप खाली ऐसे समझ लीजिए। संधि का अर्थ होता है कि शत्रु राजा की शक्ति को नष्ट करके स्वयं को बलशाली बनाना। समझिए, संधि का मतलब यह होता है, क्लियर रूप से देखा जाए तो, कोई भी एक राजा दूसरे राजा से संधि कब करता है? कई अन्य कारण भी हो सकता है, लेकिन एक विशेष कारण तब होता है जब कोई राजा ये अपने आप में महसूस करे कि सामने वाले पक्ष से अगर युद्ध होता है तो संभवतः हमारी हार हो सकती है या हम उससे लड़ने में सक्षम नहीं है, तो उस स्थिति में वो राजा संधि करना चाहता है। ठीक, अब वो संधि करने से उसे एक अच्छा सा टाइम मिल जाता है, एक मौका मिल जाता है अपने आप को शक्तिशाली बनाने का। तो वो अपने आप को शक्तिशाली बना करके सामने वाले राजा को परास्त कर सकता है। तो इस कारण से कहा गया है कि शत्रु राजा की शक्ति को नष्ट करके स्वयं को बलशाली बनाना ही संधि का अर्थ हो गया। विग्रह का अर्थ होता है दोस्तों डायरेक्टली युद्ध से, विग्रह अर्थात युद्ध कर देना, यान अर्थात कि वास्तविक आक्रमण, और आसन का अर्थ होता है तटस्थता की नीति का पालन करना, ना इधर ना उधर बल्कि तटस्थ बने रहना। संश्रय का अर्थ होता है किसी अपने से अधिक क्षमतावान राज्य का सहारा लेना, उसके का आश्रय ले लेना। द्वैधी भाव का अर्थ होता है कि एक राज्य के प्रति तो संधि कर रहे हैं और दूसरे राज्य के प्रति विग्रह कर रहे हैं। विग्रह अर्थात कि डायरेक्ट युद्ध कर रहे हैं। तो अगर हमारे किसी राज्य से विग्रह हो जाता है, विग्रह का यहाँ पर कौटिल्य ने युद्ध को मत कहा है, डायरेक्टली युद्ध कहा है, विग्रह का अर्थ युद्ध है। तो अगर किसी राज्य से विग्रह हो जाता है तो ऐसे में उस राज्य से विजय प्राप्त करने के लिए अन्य राज्यों के साथ में हमें संधि कर लेना चाहिए। क्लियर दोस्तों? चलिए, तो नेक्स्ट प्रश्न पर देख चलते हैं। कौटिल्य के मंडल सिद्धांत को समझाइए। मनु की तरह ही कौटिल्य ने भी अपना मंडल सिद्धांत दिया है। तो कौटिल्य ने अपने मंडल सिद्धांत में 12 राज्यों की कल्पना की है। कितने राज्यों की दोस्तों? 12 राज्यों की कल्पना की है। और इन प्रत्येक राज्य में जो इन 12 राज्यों की जो इनका इस मंडल की जो क्रिया प्रतिक्रिया अर्थात इनकी जो प्रोसेस होगी ना, वो प्रोसेस जो अंतरराष्ट्रीय संबंध है उनको संचालन करने में इसका प्रयोग होगा। और कौटिल्य ने प्रत्येक राज्य में अब जैसे समझिए, कौटिल्य के मंडल सिद्धांत को समझाना। कौटिल्य का मंडल सिद्धांत क्या था दोस्तों? कौटिल्य का मंडल सिद्धांत जो था, उस सिद्धांत में इन्होंने 12 राज्यों की बात की थी। कुल 12 राज्य थे इनके मंडल सिद्धांत में। ठीक है, प्रत्येक मंडल का या कहें कि प्रत्येक राज्य की अपनी एक नीति होती थी। वो नीति दोस्तों विदेशी संचालनों के लिए होती थी, मतलब अन्य राज्यों से या अन्य मंडलों से अन्य राज्यों के साथ में उसके संबंध किस प्रकार से संचालित होंगे, ये नीति रहती थी। इसी को यहाँ कहा गया है क्रिया प्रतिक्रिया परराष्ट्र संबंध। परराष्ट्र मतलब कि अन्य राष्ट्रों के साथ संबंध अर्थात विदेश नीति, वर्तमान शब्द में विदेश नीति। ठीक, कौटिल्य ने प्रत्येक राज्य में एक राज प्रकृति और 5 द्रव्य प्रकृतियां बताइए। एक राज्य में जो 12 राज्य बताए उसमें एक राज्य में एक राज्य प्रकृति और जो बाकी की 5 जो है द्रव्य प्रकृतियां बताइए। तो इस प्रकार से कुल मिलाकर एक राज्य में कितनी प्रकृतियां हो जाती है दोस्तों? 6 प्रकृतियां हो जाती है। एक राज्य में 6 प्रकृतियां हो जाती है। जब एक राज्य में 6 प्रकृति है तो दोस्तों 12 राज्यों में कुल मिलाकर कितनी हो जाएगी? 12 राज्यों में कितनी हो जाएगी? तो टोटल हो जाएगी 72।
ठीक है, वो यही यहाँ पर कहने का प्रयास किया गया है। तो अतः 12 राज्यों के संपूर्ण राज्य मंडल में कुल 72 प्रकृतियां पाई जाती है। कौटिल्य के मंडल सिद्धांत में शक्ति संतुलन की धारणा निहित है। कौटिल्य के मंडल सिद्धांत में शक्ति संतुलन की धारणा निहित है। यह प्राचीन भारत के अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था के चित्र को प्रस्तुत करता है। प्राचीन भारत में अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था कैसी थी उसको यह दिखाता है। क्लियर है? तो दोस्तों देखिए, शॉर्ट में तो आपने यहां मंडल सिद्धांत को समझ लिया है, लेकिन इसी एकमात्र मंडल सिद्धांत पर ही कम से कम 1 घंटे का सेशन होगा, जो कि हमारे डिटेल क्लासेस में होने वाला है। क्लियर है? तो 1 घंटे के सेशन को 2 या 3 मिनट में समझाना इतना पॉसिबल नहीं होता, लेकिन जितना संभव जो मोटी मोटी बातें थी मैं आपको लोगों को बता चुका हूं। तो इसमें आपको बस कुल मिलाकर के थोड़ा बहुत याद रखना है। बस आप इनकी जो शब्दावलियां है उनसे परिचित हो जाइए। मेरा यहाँ पर आपको कोई क्वेश्चन याद करवाने का मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है। मेरा इरादा सिर्फ और सिर्फ इन सेशनों के द्वारा आपको इनकी जो टर्म है, जो आपको परेशान करती है, जो आपको समझने से रोकती है टॉपिक को, उन टर्मों से आपका परिचय करवाने का मेरा मात्र उद्देश्य है। जब डिटेल क्लासेस होगी तो वहां पर मेरी पूरी जवाबदारी होगी कि आपको जो है सिर्फ सुनने में, सिर्फ लेक्चर को देखना है, और आधे घंटा पौने घंटा का जो लेक्चर होगा उसमें पूरा टॉपिक को कैसे निचोड़ करके आपके मस्तिष्क में डाल दूंगा, जिससे आपको बहुत ही ज्यादा आसानी के साथ में आपको पूरा टॉपिक एकदम पानी की तरह समझ आ जाएगा, पूरा क्लियर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न दोस्तों, बहुत कम प्रश्न बचे, मात्र 3 प्रश्न और बचे, जरा फटाफट देख लेते हैं। कौटिल्य द्वारा वर्णित विजिगीषु को स्पष्ट कीजिए। अब दोस्तों विजिगीषु ये शब्द थोड़ा सा बोलने में भी अटपटा लग रहा है और है भी अजीब सा ही, लेकिन अर्थ इसका बड़ा प्यारा है दोस्तों। अर्थ इसका सिंपल सा है। विजिगीषु एक पदवी है, एक राजा की एक पदवी है, और इस पद को वही राजा प्राप्त कर सकता है जो बहुत ज्यादा महत्वाकांक्षी हो, ऐसा ही राजा इस पद को प्राप्त कर सकता है। तो बहुत ज्यादा महत्वाकांक्षी का मतलब क्या हुआ कि जो अपने राज्य क्षेत्र को बढ़ाना चाहते हो, अर्थात आसपास के जो राज्य है उन पर विजय प्राप्त करके अपने राज्य क्षेत्र को बढ़ाना चाहे, अर्थात कि जो हमेशा जीतने की इच्छा रखता हो, जीतने की शक्ति के साथ साथ अपनी इच्छा भी रखता हो, ऐसे ही राजा को हम विजिगीषु राजा कह सकते हैं। ओके, अगला प्रश्न है, युद्ध के विषय में कौटिल्य का दृष्टिकोण क्या है? तो हालांकि कौटिल्य ने युद्ध से संबंधित सारी बातें बोल दी, लेकिन उन्होंने स्पष्ट तौर पर एक बात और कह दी है कि युद्ध से कभी भी मानव जाति का भला नहीं होता है। इसलिए युद्ध को सिर्फ और सिर्फ अंतिम अवसर या अंतिम विकल्प के रूप में ही चुनना चाहिए, अंतिम विकल्प के रूप में युद्ध को लेना चाहिए। क्लियर है? अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न देखेंगे, प्रकाश युद्ध या धर्म युद्ध क्या होता है? तो धर्म युद्ध, प्रकाश युद्ध में थोड़ा सा आपको नई टर्म लग सकती है, लेकिन वही जो धर्म युद्ध होता है वही प्रकाश युद्ध होता है। धर्म युद्ध का अर्थ क्या हुआ कि शत्रु राजा जब आप पर अटैक करता है, जब किसी एक राजा पर अटैक करता है तो डायरेक्टली अटैक ना करते हुए बल्कि पहले उसको सूचित करता है कि फलाने स्थान पर और फलाने तारीख को, फलाने दिन जो है हम युद्ध करेंगे। तो उससे दोनों पक्ष युद्ध भूमि पर आ खड़े होते हैं। जैसे कि धार्मिक युद्धों में अगर देखा जाए तो महाभारत इसका सबसे बड़ा प्रमाण है। एक पूरे संपूर्ण नियमों के साथ में जो युद्ध होता है उसी को धर्म युद्ध कहा जाता है। वो जो सूचित करके जो युद्ध किया जाता है उसको ही प्रकाश युद्ध कहा जाता है। दोनों टर्म लगभग एक समान ही है। ठीक है, तो कौटिल्य के अनुसार देश अर्थात देखिए देश, ठीक है, अर्थात कि कहां पर, और काल अर्थात कब की पूर्व घोषणा करके जो युद्ध किया जाता है उसे प्रकाश युद्ध कहा जाता है। तो यहां पर यह समझ लीजिए, प्रकाश युद्ध का मतलब यह हुआ सिंपल सा कि आपको पता है आपको युद्ध लड़ना है, कब लड़ना है और कहां लड़ना है, तो यह प्रकाश युद्ध होगा, मतलब आपको पता था। ठीक है, और इसी के साथ में इस युद्ध में युद्ध के नैतिक नियमों का, आचार संहिता का पालन किया जाता है। मनु के अनुसार वह युद्ध जो शत्रु द्वारा आमंत्रित किए जाने पर समस्त नैतिक नियमों का पालन करते हुए किया जाए धर्म युद्ध कहलाता है। सभी नियमों का पालन करके जो युद्ध होता है वो क्या होता है दोस्तों, वही धर्म युद्ध कहलाता है। तो इस प्रकार से हमारा आज का सेशन भी होता है समाप्त। नेक्स्ट सेशन दोस्तों हम जल्दी लेकर आ रहे हैं, जिसमें हम शुक्र के राजनीतिक विचारों पर चर्चा करेंगे। इसी प्रकार से कुछ 15 से 20 प्रश्नों को लेकर आएंगे, जिसमें उनसे संबंधित सभी छोटी मोटी टर्मों को हम देखने का प्रयास करेंगे, ताकि
लॉन्ग क्लासेस जो हमारी डिटेल क्लासेस होने वाली है उन क्लासेस में हमें पढ़ने में समस्या ना आए। ठीक है दोस्तों, तो शुक्र पर हमारा नेक्स्ट सेशन होगा। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। और जिन दोस्तों ने अभी तक टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया है, मैं आप लोगों से बार बार इसीलिए बोलता हूं कि आप लोग कर ले तो आपको नियमित रूप से क्लासेस मिलना प्रारंभ हो जाएगी। जो आज आप YouTube पर देखते हैं तो आपको कोई लेक्चर मिलता है, कोई नहीं मिलता है, कोई प्लेलिस्ट मिलती है या नहीं मिल पाती है ना। लेकिन दोस्तों अगर आप यहाँ पर इस पे ज्वाइन कर लोगे इस टेलीग्राम को, तो सभी सेशन आपको बहुत आसान तरीके से मिल जाएंगे। एक ग्रुप में रहकर पढ़ोगे आप लोग, और कोई शुल्क नहीं लिया जाता है टेलीग्राम का, फ्री ऑफ कॉस्ट ही वहां पर पाया जाता है आप लोगों से। चलिए ठीक है दोस्तों, मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू, धन्यवाद।